प्यारे बच्चों, क्लास 12th आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में इकोनॉमिक्स एक ही पढ़ना है और तीनों के लिए मैं महत्वपूर्ण जो परीक्षा में 100% क्वेश्चन आने वाले हैं उसी को मैं बता रहा था। तो ग्रुप ए का हम लोगों ने सारे प्रश्नों को देख लिया है। आज हम लोग ग्रुप बी के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपका सेकेंड पेपर है उससे जो चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा उसी से 100% आपका एग्जाम में लड़ेगा। आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप मेरा ये क्वेश्चन को लिख के अगर रखे होंगे तो मिला लीजिएगा कि इसी से ही आएगा। और आपको अगर इसका आंसर जानना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाके देखना है क्लास 12th इकोनॉमिक्स ग्रुप ए और क्लास 12th इकोनॉमिक्स ग्रुप बी। यही दो ग्रुप में आपको ये सारे प्रश्नों के आंसर भी मिल जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पूर्व के वीडियो को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या वीडियो के लास्ट में आपको वो मिल जाएगा। तो ग्रुप बी पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, जिसमें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका बनता है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। दूसरा है पूर्ण रोजगार के प्रतिष्ठित विचार को स्पष्ट करें। तीसरा है रेखाचित्र की सहायता से यह स्पष्ट करें कि आय एवं रोजगार कुल मांग तथा कुल पूर्ति द्वारा किस प्रकार संतुलन निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो इस तरह लिखा रहेगा कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है, इसे एक रेखाचित्र से स्पष्ट करें। या फिर रहेगा प्रभावपूर्ण मांग की व्याख्या करें, इसके मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से। ये तो बहुत श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से कर जाइएगा। दूसरा चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय, यहाँ आय हो जाएगा, भाग लिखा गया। राष्ट्रीय आय लेखांकन से क्या अभिप्राय है, इसके क्या उपयोग है। दूसरा है आय एवं उत्पाद के चक्रीय या वृत्ताकार प्रवाह का उल्लेख करें। तीसरा है दो क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह समझाएं। फिर है तीन क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह समझाएं। फिर चार क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को सुचित्र वर्णन करें। तीनों में से कोई एक ही आएगा। फिर है एक अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह पर आयातों और निर्यातों का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है निम्न में दिए गए प्रकार की राष्ट्रीय आय लेखा विधि से क्यों संबंधित नहीं है। जैसे गृहिणी की सेवा, मतलब इन लोग को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो गृहिणी की सेवा है, अवैध आय है, बेरोजगारी भत्ता है, स्वाभाविक धन है, अप्रत्यक्ष कर है और निवृत्ति वेतन है। तीसरा चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। फिर है अंतर स्पष्ट करें। घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद, मध्यवर्ती वस्तुएं तथा अंतिम वस्तुएं, साधन आय तथा स्थानांतरण आय। तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीय केंद्र या क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। फिर है प्रत्योज आय से आप क्या समझते हैं। पांचवा है राष्ट्रीय आय मापने की विधियों को समझाएं। राष्ट्रीय आय को मापने में कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। फिर है बाजार मूल्य पर कुल राष्ट्रीय आय तथा साधन कीमत पर शुद्ध घरेलू आय के बीच अंतर स्पष्ट करें। फिर है दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगला है घरेलू कारक आय के घटकों को दर्शाएं। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है। नौवां है क्या घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय की तुलना में बड़ा होता है, कारण दे। 10वां है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के आकलन में किन कार्यों को अपवर्जित माना गया है, इसके कारण भी बताएं। अगला है राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर बताएं। ये चैप्टर में टोटल 11 क्वेश्चन है, आपको बढ़िया से कर जाना है। 100% आएगा, मैं गारंटी, आप मिला लीजिएगा। फिर है अध्याय 4, तो कुल मांग की परिभाषा दे, इसके प्रमुख तत्व क्या है। दूसरा है प्रवाह तथा स्टॉक में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा है उपभोक्ता फलन की धारणा का उल्लेख करें। या फिर इसी को पूछेगा तो उपभोग फलन की अवधारणा का सचित्र व्याख्या करें। ऐसे पूछेगा या इस तरह पूछेगा, दोनों का आंसर एक ही लिखना है, ठीक है। अगला है चित्र की सहायता से अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा की व्याख्या करें। उसी चित्र पर पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त करने के लिए जरूरी अतिरिक्त निवेश व्यय को दिखाएं। अगला है अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि उसके आय के स्तर को कैसे प्रभावित करती है, एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से समझाएं। फिर है एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में रिजर्व नगद अनुपात तथा ब्याज दर की भूमिका की व्याख्या करें। अगला है एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी लाने में कर और सरकारी व्यय की भूमिका बताएं। फिर है परंपरावादी विचारधारा तथा केन्सियन विचारधारा के अनुसार कुल पूर्ति की अवधारणा की व्याख्या करें। अगला है ऐच्छिक बेरोजगारी तथा अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं।
5वां चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केन्स के विनियोग गुणक की धारणा का उल्लेख करें अथवा विनियोग गुणक को परिभाषित करें अथवा विनियोग गुणक क्या है या किस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आएगा भी। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग व्यय में 400 करोड़ की वृद्धि की जाती है तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो आय एवं बचत में वृद्धि ज्ञात करें। तीसरा है, निम्नलिखित तालिका से औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालें। तालिका आप लोग देख लीजिए, इससे औसत उपभोग प्रवृत्ति मतलब एपीसी और एमपीएस निकालना है। अगला है, जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका में औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालें। अगला है, निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। आय का स्तर दिया हुआ है, उपभोग खर्च दिया हुआ है, आपको एमपीसी का कॉलम भरना है, एपीसी का कॉलम भरना है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.6 है तथा विनियोग में वृद्धि 100 करोड़ है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्ञात करें। अगला है, सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन समष्टि आर्थिक अध्ययन है या व्यष्टि आर्थिक अध्ययन। फिर है, निम्नलिखित तालिका को पूरा करो। आय का स्तर दिया हुआ है, उपभोग व्यय दिया हुआ है, ये बीच वाला भाग को आपको भरना है। अगला है, अर्थव्यवस्था में समान उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है। यदि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय 200 करोड़ रुपये बढ़ाया जाता है तो कुल आय तथा उपभोग व्यय की गणना करें। अगला है, एक अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है। यदि निवेश 400 करोड़ रुपये है तो आय और उपभोग व्यय में होने वाली कुल वृद्धि ज्ञात कीजिए। अगला है, आय के संतुलन स्तर की बचत और निवेश वक्र की सहायता से व्याख्या करें अथवा निवेश और बचत सदैव समान होते व्याख्या करें अथवा एक अर्थव्यवस्था में संतुलन आय तथा उपभोग स्तर को रेखा चित्र द्वारा बचत बराबर निवेश दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए व्याख्या करें। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक रेखा चित्र की सहायता से स्फीतिक अंतराल की धारणा की व्याख्या करें, इसे कम करने के 2 उपाय बताएं। अगला है, मांग आदि की परिभाषा दीजिए, इसे ठीक करने के उपाय का उल्लेख करें। अगला है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध है। क्या औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीएस का मूल्य ऋणात्मक हो सकता है, यदि हाँ तो कब। अगला है, अधिक मांग या इसको अधिमांग भी लिखा रहता है, अधिमांग या अधिक मांग किसे कहते हैं, उत्पाद तथा कीमतों पर इसका प्रभाव कैसा होता है। फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच संबंध की व्याख्या करें। सीमांत बचत प्रवृत्ति की व्याख्या रेखाचित्र के सहारे कीजिए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करें। फिर निवेश मांग फलन क्या है। छठा चैप्टर से है आपका मुद्रा और बैंक व्यवस्था से मुद्रा के कार्यों का संक्षिप्त विवरण दें अथवा मुद्रा के प्राथमिक गौण तथा आकस्मिक कार्यों का उल्लेख करें या करे हो जाएगा। फिर है, केंद्रीय बैंक के 3 प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें अथवा केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, केंद्रीय बैंक के कार्यों का वर्णन करें। अगला है, साख सृजन से आप क्या समझते हैं, एक बैंक किस प्रकार साख सृजन या साख हो जाएगा साख सृजन करता है। फिर है, नगद निधि अनुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात में क्या अंतर है। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली के 2 कमियों का उल्लेख करें, इसे मुद्रा ने किस प्रकार दूर किया। छठा है, व्यावसायिक बैंक के कुछ 4 मुख्य कार्य बताएं, किन्हीं 2 का वर्णन करें अथवा व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा वाणिज्य बैंक से आप क्या समझते हैं, वाणिज्य बैंकों के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें। 7वां है, मुद्रा की परिभाषा दें। 8वां, मुद्रा की आपूर्ति क्या होती। 9वां है, केंद्रीय बैंक द्वारा साख की मात्रा नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली किन्हीं 3 विधियों को बताएं। अगला है, केंद्रीय बैंक के मुद्रा जारी करने के कार्यों की व्याख्या कीजिए। अगला है, बैंक दर में वृद्धि के वाणिज्य बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख निर्वहन पर प्रभाव समझाएं। अगला है, मौद्रिक नीति के उद्देश्य को बताएं। अगला है, चेक तथा ओवरड्राफ्ट में अंतर बताएं। अगला, एक केंद्रीय बैंक और एक व्यापारिक बैंक के अंतर को बताएं। मुद्रा का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, मुद्रा की आदर्श पूर्ति का क्या अर्थ होता है। मतलब 16 क्वेश्चन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। 7वां चैप्टर है, सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य तत्व क्या है। फिर है, प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर स्पष्ट करें, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। अगला है, सरकारी बजट में घाटे के वित्त की धारणा का उल्लेख करें। अगला है, विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में अंतर स्पष्ट करें अथवा सरकारी या सरकारी व्यय का वर्गीकरण करें। 5वां है, राजकोषीय घाटे से आपका क्या अभिप्राय है, भारी राजकोषीय घाटे के बजट के क्या प्रभाव होते हैं। 6ठा है, संतुलित बजट, अधिक बजट और घाटे के बजट के बीच अंतर स्पष्ट करें। अगला है, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटे की अवधारणा की व्याख्या करें अथवा राजस्व घाटे का क्या अर्थ है, इससे
क्या समस्या उत्पन्न होती है। 8वां है प्रगतिशील कर क्या है। फिर है संतुलित तथा असंतुलित बजट में अंतर बताइए। क्या संतुलित बजट सरकार की उपलब्धि है अथवा नहीं। अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट क्या है, इसके किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन करें। चैप्टर 8 विदेशी विनिमय के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाएं। फिर है विदेशी विनिमय के मांग तथा पूर्ति के 4 स्रोतों का उल्लेख करें अथवा विदेशी विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारण कैसे होता है अथवा विदेशी मुद्रा बाजार में संतुलन की प्रक्रिया समझाएं। तीसरा है लोकशील विनिमय दर प्रणाली के गुण तथा दोष की व्याख्या करें। चौथा है भुगतान शेष क्या है या किस प्रकार व्यापार शेष से भिन्न है अथवा व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। 5वां है भुगतान शेष खाते की चालू खाते और पूंजीगत खाते में अंतर बताएं। 6ठा है भुगतान संतुलन क्या है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के किन्हीं 4 तरीकों का वर्णन करें। 7वां भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताएं। 8वां है भुगतान संतुलन सदा संतुलित रहता है, व्याख्या करें। अति लघु उत्तर ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है। कर की परिभाषा दे, समष्टि आर्थिक अध्ययनों के दो उदाहरण दे, राजकोषीय नीति की परिभाषा दे, अर्थव्यवस्था में साख का निर्माण कौन करता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दे, पूर्ण रोजगार क्या है, स्वचालित निवेश की परिभाषा दीजिए, आय के चक्रीय प्रवाह में क्षरण और भरण की अवधारणा की व्याख्या करें, आय एवं रोजगार को निर्धारित करने वाले विभिन्न विधियों की विवेचना करें, अंतिम ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक क्या करता है, फिर है प्रतिगामी कर क्या है, अगला है निजी विनियोग को प्रोत्साहित करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करें, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या अंतर है, कर क्या है इसकी 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, फिर है समान कीमत स्तर का अध्ययन किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता के 2 उदाहरण दीजिए, व्यापार चक्र को परिभाषित करें, घाटे का बजट क्या है इसके गुण तथा दोष का वर्णन करें, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की मुख्य विधियों का वर्णन करें, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे या कथन किसका है, प्रत्यक्ष कर क्या है, यदि MPC हाफ है तो गुणक का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक अर्थव्यवस्था में विनियोग 1000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1200 करोड़ रुपये हो जाते हैं, इससे कुल आय में 800 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की गणना करें, मुद्रास्फीति की अवधारणा को स्पष्ट करें, यदि डेल्टा आय 400 करोड़ रुपया और डेल्टा वाई 1600 करोड़ रुपया है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान निकालिए। तो इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ आपका आएगा। इसको आप लोग बढ़िया से कर जाइएगा, सारे के आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जो क्वेश्चन में आपको समस्या होगा उसको कमेंट कीजिएगा, मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।